हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है चंदन सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश चैनल पे। दोस्तों, आज से मैं ग्रामर का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक पार्ट प्लस इंग्लिश ग्रामर का जो एडवांस पार्ट है। जैसे कि जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नाउन प्रोनाउन, वो बेसिक पार्ट हो गया इंग्लिश ग्रामर का, साथ ही उसका एडवांस पार्ट हो गया उस पे बेस्ड रूल्स। जैसे नाउन पे बेस्ड रूल्स होते हैं, प्रोनाउन पे बेस्ड रूल्स होते हैं, वर्ब के रूल्स होते हैं। तो डेफिनेशन और टाइप्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ में इस सीरीज में हम लोग रूल्स भी कवर करेंगे जो कि एडवांस लेवल का है, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उन्हीं रूल्स पे बेस्ड पूछा जाता है। डेफिनेशन और टाइप्स तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें बेसिक समझ हो सके उस टॉपिक के बारे में, जैसे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन इंटरजेक्शन। लेकिन उसका रूल जो है उस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग रूल को भी डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, साथ ही बेसिक जो लेवल है वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में बहुत लोगों को कुछ भी नहीं आता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ आता है। तो दोनों हर तरह के लोग इस वीडियो से फ़ायदा ले सके, बेनिफिटेड हो सके, उस तरह से ही इस सीरीज को मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाएगा, जिसको बहुत कुछ आता है वो भी यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लेगा। उसके अलावा ग्रामर का तो हम लोग पढ़ेंगे ही साथ में। जैसे ग्रामर का जो कोर पार्ट होता है, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव एडवर्ब, वो सब तो हम लोग कवर करेंगे ही। लेकिन उसके अलावे हम लोग वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो सब में ग्रामर का यूज होता है। ये मत समझिएगा कि केवल कंपटीशन में ही जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उन्हीं में ग्रामर का यूज होता है। अगर आप एप्लीकेशन, लेटर कुछ भी लिखेंगे, वहाँ पे भी आपको अगर ग्रामर का समझ नहीं होगा, ग्रामर आप नहीं जानेंगे इंग्लिश का, तो वो भी आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए ऐसा मत समझिएगा कि केवल एक कॉम्पिटिशन लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ही आप लोग ग्रामर पढ़े। आप लोग जीवन के हर पहलू को समझने के लिए ग्रामर पढ़े। जैसे अगर किसी को लेटर लिखना है, किसी को एप्लीकेशन लिखना है, किसी को इंग्लिश बोलना है, कोई बोलना चाहता है, तो वहाँ पे आप भले ही वर्ड्स आप 10,000 वर्ड भी आप याद कर ले, लेकिन वहाँ पे भी ग्रामर का यूज होगा। जैसे वर्ब, वहाँ पे भी हम लोग सही सेंटेंस में सही जगह पे यूज नहीं करेंगे, और वोकैबुलरी हमारी भले ही अच्छी हो तो वो भी अच्छी इंग्लिश नहीं मानी जाएगी। सामने वाला, सुनने वाला समझ जाएगा कि इसको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। तो अगर आप बोलना भी चाहते हैं इंग्लिश को, तो भी आपको ये ग्रामर बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, वहाँ पे तो ग्रामर का 100% यूज होता है। आपको समझ भी चाहिए ग्रामर का, और साथ में रूल्स बेस्ड प्रैक्टिस भी चाहिए। समझ तो हम लोग समझने के लिए समझ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हम लोगों को रूल्स के थ्रू ही करना है। रूल्स पहले जानेंगे, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों ज़रूरी है, तभी मिला के हम अपने ग्रामर पे अच्छी पकड़ पाएंगे और साथ में अपना जो है मार्क्स इम्प्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से 100% से ज़्यादा 200-300% डालने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए, ईज़ी से ईज़ी वे में। मैंने इसमें बहुत ही कम टाइम लिया है समझाने के लिए, और साथ ही बहुत ही अच्छे से, मतलब अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग जगह के सोर्स से रूल्स वगैरह अपने हिसाब से डेवलप किए हैं, ताकि समझने में भी आसानी हो और आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी पकड़ पाएँगे। पहला रिक्वेस्ट मेरा कि आप अपने साथ एक, जब भी वीडियो स्टार्ट करें देखना, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें साथ में। जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँगा वो आप नोट करें, और अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मिस हो जाए और ये मैं बोलूँ और वो चीज़ यहाँ पे ना लिखी हो और वो इम्पोर्टेंट आपको लगे, तो वो भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये रिक्वेस्ट मेरा पहला रिक्वेस्ट था। दूसरा रिक्वेस्ट ये है मेरा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उसको स्किप ना करें, उसको एक कंसिस्टेंट वे में देखें। कुछ लोगों की आदत होती है कि 2 मिनट देखा उसके बाद फिर से स्किप करके वीडियो देखने लगते हैं,
उनको लगता है कि जल्दी आगे बढ़ेंगे तो जल्दी समझ आ जाएगा, लेकिन लोग वहीं पे गलती करते हैं। वहाँ पे गलती करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। वहाँ अगर कोई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो अगर स्किप करने के दौरान आपसे मिस हो जाए, तो फिर आप पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं समझ पाएंगे। फिर आगे जाके उस पर बेस्ट क्वेश्चन आएगा, या फिर दूसरे टॉपिक में वही टॉपिक फिर से रिलेट हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर आपको दिक्कत होगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने इस वीडियो को बनाने में, मतलब सारे टॉपिक्स के लिए बहुत ही कम टाइम में बना दिया है, ताकि लोग स्किप ना करें। बहुत लंबा वीडियो रहता है तो लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वीडियो को मैं छोटा से छोटा रख सकूं, और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ उस छोटे छोटे वीडियो में डाल सकूं, और सारे कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट वो भी छोटे छोटे उस वीडियो में डाल सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा ये सेकंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करके देखें, उसको कंसिस्टेंट वे में देखें। दोस्तों, मेरा थर्ड रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी कॉन्सेप्ट को समझ ले, उसके बाद रूल बहुत सारे हैं, 20-25 हर टॉपिक में, 10-15-20-25 ऐसे करके रूल्स है। तो जो भी रूल आप पढ़े, जिस दिन जैसे पढ़ा हमने 5-8-10 जितने भी रूल कवर किए, तो उस पर बेस्ड आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम का, जैसे जो भी एग्जाम आप अपेयर होने वाले हैं, उसका पिछले 10 साल का इंग्लिश ग्रामर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और वहाँ पे आप उस क्वेश्चन में सॉल्व करना ट्राई कीजिए। और जो रूल हमने यहाँ पे कवर करेंगे, वो रूल वाला क्वेश्चन उसी दिन आप सॉल्व कर लीजिए, तो वो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो अगर नहीं करेंगे तो एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप रूल कितना भी याद कर ले, आप उसको मैं 10 बार भी पढ़ ले, केवल पढ़ने से नहीं होने वाला है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठाइए, जिस भी एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं उसका, इंग्लिश ग्रामर का, और उस पर जिस दिन हम लोग जो रूल कवर करेंगे, वो सारे क्वेश्चन आप देखिए एक एक करके, और जहाँ भी लगेगा हाँ ये रूल वाला ये क्वेश्चन है, वहाँ उसको आप मार्क कर लीजिए, और उसका डेट लिख दीजिए कि इस दिन को मैंने सॉल्व किया, और उस पर फिर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो जो रूल हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस ग्रामर सीरीज के माध्यम से यही कोशिश की है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और आप जीवन में जिस भी सफलता के हकदार है उसको अवश्य पाए, उसको जल्दी से जल्दी पाए, और अच्छे तरीके से पाए। तो दोस्तों, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे रूल्स वगैरह ला सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। आप लोग भी मुझे हेल्प करें, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मेरी इस वीडियो के माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, मैंने तो सारी रिक्वेस्ट अपनी कर दी, और जो कहना था मैंने इस क्लास में कह दिया है, लेकिन करना आप ही को है, प्रैक्टिस आपको करना, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा सफलता मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने आगे के जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जो पढ़ने वाले हैं इस सीरीज के दौरान, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन के थ्रू। मतलब समझिए कि इंग्लिश ग्रामर का एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो पहले हम लोग जो इस सीरीज में जो जो टॉपिक कवर करेंगे, उसका पहले हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग इस सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब ग्रामर क्या है, ग्रामर कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, क्यों जरूरी है ग्रामर पढ़ना, ये सब हम लोग जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट और बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो जानेंगे। अब जैसे आप लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए उसका बेस क्या होता है, एक ईंट से स्टार्ट होता है। ईंट जो होता है, ब्रिक, वो बेस होता है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उसी तरह इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज का का बिल्डिंग बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेस का काम करेगा। इसको अगर हम लोग नहीं समझे तो पूरा का पूरा हमारा बिल्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो इस पे आप लोग सबसे पहले विशेष ध्यान दीजिएगा। बेस मजबूत हो जाएगा, आगे की इमारत इजीली खड़ी हो जाएगी। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 टाइप्स होते हैं, वैसे तो कई जगह पे 9 बोलते हैं, कई जगह पे 8 बोलते हैं। आर्टिकल को एक सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में गिना जाता है, कितने लोग कितनी किताबों में। लेकिन हम लोग यहाँ मेनली जो है वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच उसको पढ़ेंगे। आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, उसको सेपरेटली अच्छे से पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला जो नाउन है उसको कवर करेंगे, उसके टाइप्स, उसके डिफिनेशन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे कवर करेंगे। प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एटसेट्रा,
वो सारे कवर करेंगे, इसका डिफिनेशन कवर करेंगे। फिर हम लोग वर्ब कवर कर लेंगे, वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको उनके रूल्स को समझेंगे। फिर एडजेक्टिव को कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर एडवर्ब कवर करेंगे, फिर प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, फिर इंटरजेक्शन। ये सारे जो है पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, जैसे टाइप्स क्या होता है, डिफिनेशन क्या, पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेंगे सबका, उसके बाद उसके टाइप समझेंगे ताकि हमें पूरा समझ आ जाए टॉपिक। उसके बाद उस पर बेस्ड रूल्स करेंगे, समझने के बाद ही रूल्स करेंगे तभी आसान रहेगा, नहीं तो पहले रूल्स कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन और टाइप्स, उसके बाद फिर रूल्स करेंगे सबका। फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है टेंस पढ़ेंगे। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 तरह का टेंस होता है, वो बहुत ही ज़रूरी है। ग्रामर का समझिए तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी, लिखने के लिए भी, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, कुछ भी, टेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हम लोग कवर करेंगे। आर्टिकल कवर करेंगे, मॉडिफायर्स कवर करेंगे, फिर वॉइस जो होता है एक्टिव पैसिव वॉइस वो कवर करेंगे हम लोग। नरेशन भी कवर करेंगे, फिर डिटरमिनर्स कवर करेंगे। याद रखिए इसको, कितने लोग डिटरमाइनर पढ़ते हैं, डिटरमाइनर नहीं होता है, डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर, ठीक है, इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग मॉडल्स को कवर करेंगे, जैसे कैन, कुड, सबका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज पढ़ेंगे हम लोग। शुड, वुड, कहीं पे कैन और में दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन वर्ड अलग अलग होता है, जैसे कैन और में दोनों का मीनिंग सकना होता है लेकिन कहाँ उसका सेंस अलग हो जाता है, तो वो सब सारा समझेंगे हम लोग। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस होते हैं, तो उनका जैसे असर्टिव को अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, असर्टिव को फिर नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव को अफर्मेटिव चेंज करेंगे, उस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। फिर क्वेश्चन टैग भी हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है, ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये आपको नहीं मिलेगा, ये मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है, तो ये भी मैंने डाल दिया यहाँ टॉपिक पे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ जाए। ट्रेडिशनली इसमें नहीं पूछा जाता था लेकिन इसमें अब ऐड हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी डाल दिया क्वेश्चन टैग। यहाँ तक तो अपना ग्रामेटिकल जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे जैसे वोकैबुलरीज, वोकैबुलरी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, वोकैबुलरी पढ़ने के बाद कि आपका कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में आसानी होती है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट में भी आपको वोकैबुलरी अगर स्ट्रांग नहीं होगा, अगर वोकैब अगर आप याद नहीं करेंगे वर्ड्स को, आपके मतलब आपके पास वर्ड्स का संग्रह नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग वोकैबुलरीज भी समझ लेंगे, वोकैबुलरीज याद करेंगे, उसका ट्रिक जानेंगे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी हम लोग अपना याद कर सके, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वर्ड्स ऑफन मिसयूज्ड एंड कंफ्यूज्ड, मतलब 2 वर्ड देंगे, वो लगेगा कि दोनों एक ही तरह से प्रोनाउंस करने में या फिर मीनिंग में, जैसे बिसाइड और बिसाइड से दोनों प्रोनाउंस लगता है कि सेम होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा, लेकिन बिसाइड और बिसाइड्स का मीनिंग अलग हो जाता है, ठीक है। बिसाइड का मीनिंग हो गया कि बगल में, पास में, और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। तो ये सब डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। फिर सिनोनिम के माध्यम से, जैसे इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या होता है, इससे आपका वोकैब वर्ड जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वर्ड मीनिंग याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एनोनिम, एनोनिम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, फिर एक्शन वर्ड्स है, फिर इडियम एंड फ्रेजेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर लगभग हर एक एग्जाम में 3 4 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बस एक इडियम फ्रेज दे दिया जाएगा, 4 दे दिया जाएगा चॉइस ABCD मल्टीपल चॉइस, उसमें से बताना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग याद रखेंगे इडियम फ्रेजेस को, तभी उसका मीनिंग बता पाएंगे। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। बहुत सारे इडियम फ्रेजेस हैं, तो उनमें जो इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस है वो हम लोग कवर करेंगे। फिर स्पेलिंग और उसका रूल क्या होता है, जैसे स्पेलिंग में आपको दे देगा मिस्टेक, एक गलत स्पेलिंग दे देगा, उसको बोलेगा कि ये सही है कि गलत है, तो आप बताइए, तो उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसमें गलती कर बैठता है, तो उसका भी कुछ रूल होता है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम लोग जो है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इस पर तो 5 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक पैसेज रहेगा, उसको पढ़ने के बाद फिर 5 10 क्वेश्चन रहेंगे, उस पैसेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहता है, उसके बाद आंसर करना होता है। तो ये सॉल्व करने का भी ट्रिक होता है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसेज होता है, अगर आप ऊपर से पढ़ते जाइएगा नीचे जाते जाते ऊपर वाला पार्ट भूल जाएंगे,
तो इसका भी ट्रिक होता है, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। यहाँ पे ABCD को उलट पुलट करके दे देगा सेंटेंस को, उसको बोलेगा सही सीक्वेंस में अरेंज करिए, तो वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो जाएगा। फिर पैराग्राफ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये भी कवर होगा अपना, पैराग्राफ को कैसे रीअरेंज करेंगे। फिर आखिर में क्लोज टेस्ट होगा अपना। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैराग्राफ देता है, बीच में फिल इन द ब्लैंक देता है, और फिर कुछ बोलेगा कि वर्ड्स वहाँ पे फिलअप करने हैं, तो सही वर्ड्स जैसे वो कैब, वहाँ पे हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही ग्रामेटिकली भी मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म दे देगा, सेकंड फॉर्म दे देगा, और कहाँ पे कौन किस जगह पे किस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा कि सेकंड फॉर्म यूज होगा, वो हम लोग जब तक ग्रामर का रूल नहीं जानेंगे तब तक वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों पार्ट, ये यहाँ तक अपना हो गया मेन ग्रामर का पार्ट, और ये हो गया अपना वोकैबुलरी इसे लेकर के क्लोज टेस्ट तक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एप्लीकेशन इन सब चीज़ों में होता है, कॉम्प्रिहेंशन में होगा, क्लोज टेस्ट में होगा, तो ये हम लोग सब कवर करेंगे। तो ये अपना ओवरव्यू हो गया अपना, जो इस सीरीज में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ जाना इनको एक एक करके डिटेल में हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे, ओवरव्यू तो हमने जान लिया कि क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर से। दोस्तों, जो ग्रामर शब्द बना है वो फ्रेंच वर्ड ग्रामेर से बना है, GRAMAIRE। इसी से हमारा इंग्लिश ग्रामर जो है, इंग्लिश ग्रामर क्यों इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से वो रिलेटेड ग्रामर। ग्रामर का मतलब अलंकार होता है, अलंकार मतलब सुसज्जित करना, सजाना। तो इंग्लिश लैंग्वेज को जो सजाने का काम करेगा जो वर्ड्स, तो उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर बोलेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज का भी अपना ग्रामर होता है, हिंदी लैंग्वेज का भी अपना ग्रामर होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है। तो पहले फ्रेंच वर्ड ग्रामेर है, इसी से इंग्लिश ग्रामर की उत्पत्ति हुई, और उसको फिर हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में कवर करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, ग्रामर का डेफिनेशन ये कहता है, ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेज अस टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। जैसे ग्रामर एक आर्ट है जो एक लैंग्वेज को करेक्टली लिखना, पढ़ना या फिर सुनना समझना सिखाता है। हम लोग को ग्रामर पता ही नहीं रहेगा, ABCD पता ही नहीं रहेगा, तो फिर आगे हम लोग उसको ना तो पैराग्राफ समझ पाएंगे, ना तो सेंटेंस समझ पाएंगे, ना वर्ड समझ पाएंगे। तो और फिर स्ट्रक्चर भी अगर हम नहीं समझ पाएंगे, किस वर्ड को कहाँ रखना है सेंटेंस में, पैराग्राफ में, तो पूरा का पूरा केओस हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। तो इसीलिए जो है इंग्लिश ग्रामर जो है लैंग्वेज को सही तरीके से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। यह इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन हो गया। अब जो है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है लिंडले मोरे को। मिस्टर लिंडले मोरे जो थे, एक अमेरिकन लॉयर थे, इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रामर जो है, इसके बारे में थोड़ा और जानिए कि ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, तो वो भी जानते हैं हम लोग। इट हेल्प्स मेकिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। अब हम लोग, कोई भी लिख लेगा, बच्चा भी लिखता है, बड़ा भी लिखता है, कम जानने वाला भी लिखता है, ज़्यादा जानने वाला भी लिखता है, लेकिन कम जानने वाला लिखेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, उसके पास मतलब अच्छी नॉलेज नहीं है, उसने कुछ कुछ लिख दिया है। लेकिन अगर हमारे पास ग्रामर की अच्छी नॉलेज है, हम सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा वो जो आर्टिकल हो या एप्लीकेशन हो या लेटर हो, वो लिखावट जो है ज़्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल लगेगा। एक होता है कि बिना प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल जैसे तैसे कुछ भी लिख दो, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है कुछ भी लिख दिया, वोकैबुलरी को यहाँ के बदले वहाँ, रूल को यहाँ के बदले वहाँ, टेंस के बदले नाउन यूज़ कर देगा, नाउन के बदला वर्ब यूज़ होगा। तो ग्रामर हमें जानने के बाद, रूल जानने के बाद, जो हमारी लिखावट है वो ज़्यादा पॉलिश्ड और प्रोफेशनल लगने लगती है, चाहे हम लोग कोई आर्टिकल लिखे या लेटर लिखे या एप्लीकेशन लिखे, कुछ भी लिखे। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर नीडेड टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडियाज। अब कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी होते हैं, कुछ सरल आइडियाज होता है, सिंपल आइडिया होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स आइडिया होते हैं।
तो कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो है ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इंग्लिश ग्रामर हम लोग आगे रूल्स में पढ़ेंगे, ढेर सारे स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्रेस कर सके। तो इंग्लिश ग्रामर के ये 2 पॉइंट साथ में याद रखें और डिफिनेशन याद रखें, और ये भी याद रखें कि फ्रेंच वर्ड ग्रामेर से ग्रामर बना है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस सही, देखिए सही लिखा है, 2 सेंटेंस गलत लिखे हैं। मतलब एक ये सेम सेंटेंस है, इसका मीनिंग देखिए, स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो मीनिंग बदल जाएगा, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो मीनिंग बदल जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या यहाँ पे हम कहना और समझना चाह रहे हैं। देखिए, सी डोंट लाइक पिज्ज़ा, ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा। क्यों गलत लिखा? ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत है। देखिए, सी जो होता है प्रोनाउन जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके साथ कभी भी डोंट नहीं आएगा, या इसके साथ डज नॉट आएगा, डज या डज नॉट आएगा, सी के साथ है। तो इसीलिए यहाँ पे डोंट यूज कर दिया, तो हमने स्ट्रक्चर को गलत यूज कर लिया ग्रामर का, तो इसीलिए देखिए ये सेंटेंस गलत हो गया। अब यहाँ देखिए सही सेंटेंस क्या है इसका, सी डज नॉट लाइक पिज्जा। अब देखिए प्रोनाउन है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज यूज हुआ है, जो कि सही है, सी के साथ डज ही यूज होता है, डज नॉट। तो हमने यहाँ पे अगर प्रोनाउन नहीं पढ़ा, हमने रूल नहीं जाना कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ क्या यूज होगा, सेकेंड पर्सन के साथ क्या होगा, थर्ड पर्सन के साथ क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग सी डज के बदला डू कर देंगे, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमको रूल जानना बहुत जरूरी है सेंटेंस को सही करने के लिए, तो इसीलिए ग्रामर जरूरी है। दूसरे सेंटेंस में देखिए मैंने क्या लिखा है, आई हैव एट ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। अब हम लोग सब जानते हैं, अभी जो नहीं पढ़े होंगे ग्रामर उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो पहले से एक आध बार पढ़ चुके होंगे या कुछ नॉलेज होगा वो जानते होंगे कि हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है कभी भी V2 नहीं आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के साथ हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, हैव के साथ V2 यूज कर दिया। तो हमें अगर पता ही नहीं होगा कि स्ट्रक्चर में वर्ब का कौन सा पार्ट है, वर्ब 2 है, वर्ब थर्ड है, वर्ब का फिफ्थ पार्ट है, साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, साथ में प्रोनाउन कौन सा, कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो हम स्ट्रक्चर को या कुछ भी चीज़ को कहीं का कहीं लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस भी गलत हमारा सुंदर भी नहीं लगेगा और साथ में गलत भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। अब हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हमने वर्ब के बारे में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या होता है वो V2 V3। अभी जिन लोगों को नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ टॉपिक को डिटेल में, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर गलत हुआ मतलब कि पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंग गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर सही रहे, उसका मीनिंग सही निकले और सामने वाले को हम अच्छे से अपनी बात समझा पाए। तो ग्रामर पढ़ना या जानना इसलिए ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज ग्रामर का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू अपना पूरा ग्रामर सीरीज का जो आज हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एक लाइक का बटन दबा दें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ या और जानने वालों के साथ वीडियो को शेयर करें। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद और टेक केयर।